जानकारी किसके द्वारा दिया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसोन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स मेसोन के द्वारा कब दिया गया था? 1826 में। इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवाए थे। 1826 में चार्ल्स मेसोन के द्वारा जो है पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया था। इसके बाद आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राग ऐतिहासिक काल का है या आदि ऐतिहासिक काल का? सही है। अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को कितने चरण में बांटा गया? 3 चरणों में बांटा गया। कौन कौन सा चरण है? पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। यानी पूर्व का मतलब जिस समय आगमन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, और वो जो कार्यकाल दर्शाया गया है वो 3700 BC से लेकर के, हालांकि कहीं कहीं आप 3500 भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, तो 3700 BC से लेकर के 2500 BC तक दर्शाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो वो जो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक है। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो 1750 BC से लेकर के 1200 BC तक दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये था जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट का पॉइंट था वो 3700 से लेकर के 2500 BC तक था। लेकिन जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत किस्म में था, यानी उन्नत पूरा शहरी सभ्यताएं के रूप में जो डेवलप कंडीशन में था, वो अगर हम पीरियड की बात करें तो 2500 से लेकर के 1750, और सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व खत्म पे या पतन पे जो था वो 1750 से लेकर के 1200 BC तक जो है रहा है। तो वही चीज़ है। हालांकि कार्बन डेटिंग के द्वारा जो बताया गया है वो बताया गया आपको 2400 से लेकर के 1750 तक बताया गया है। 1750 तक बताया गया जो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया गया। हाँ, तो कार्बन डेटिंग की खोज किसके, C14 की खोज जो है किसके द्वारा किया गया? बताना है आपको किसके द्वारा? सही है। कुछ ऐसे किल्वे करके नाम होगा, लीबी। हाँ सही है, लीबी के द्वारा जो है C14 की खोज किया, यानी कार्बन 14 की खोज किया गया था। सही है। इसके बाद आप बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बताना है सबसे पहला स्थल कौन था जो हड़प्पा खोजा गया था? हड़प्पा पहला स्थल था जो खोजा गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम सहनी। कब किए थे? 1921 में किए थे। सही है। और मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदारो था। सही है। इसके बाद बताना है भारत में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल था? राखी गढ़ी। सही है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन हुए? सूरजभान के द्वारा किया गया था। सही है। कब किया गया? 1963 में किया गया। सही है, याद रखेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करें भारत में तो राखी गढ़ी है, और इसके खोजकर्ता की बात करें तो सूरजभान के द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। सही है, घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही है, मृतकों का टीला होता है। सही है, एक सिंधी भाषा का शब्द है जो कि मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करें जैसे कि आपको बताए थे पूर्व हड़प्पा सभ्यता या पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे, तो कौन कौन सा ऐसा शहर हुआ जो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान आया? क्योंकि ऐसा तो हुआ होगा ना, कोई शहर ऐसा होगा जो स्टार्टिंग क्रम में वो होगा। कौन कौन सा ऐसा शहर था जिसे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3700 से लेकर के या 3500 से लेकर के आप 2500 BC के दरमियान आप देख सकते हैं, उस जगह का आपको नाम बताना है। बनवाली है, राखी गढ़ी है और कालीबंगा है। बनवाली, राखी गढ़ी और कालीबंगा है। ये पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके बाद अगर हम हड़प्पा सभ्यता का स्थल की बात करेंगे तो आपका मोहनजोदारो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा हो गया। इसके बाद बात करें तो लोथल हो गया। ये सब कंडीशन डेवलप था। ये सब अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ज़्यादातर हो चुका था ये सब का। तो ये सीधे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, इसके बाद मोहनजोदारो, इसके बाद हड़प्पा। इसके बाद जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता अंत चरम सीमा पे था, यानी उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता उसे नाम दिए, उस समय में कौन कौन सा स्थल था? रंगपुर और रोजदी। रंगपुर और रोजदी ये कहाँ में स्थित है? गुजरात में। गुजरात में है, तो ये आपका उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। इसके बाद भी भगवानपुर, ये कहाँ है? हरियाणा में। भगवानपुर हरियाणा में, और भावनगर गुजरात में। इस बात को याद रखिएगा, भावनगर कहाँ है? गुजरात में। और भावनगर के पालीताना में ही विश्व का पहला मांस खाने वाले लोग पर प्रतिबंधित कर दिया। भावनगर, पालीताना भावनगर में ही पड़ता है।
तो विश्व में जो है पहला ऐसा शहर हुआ जहां मांस खाने पर रोक लगा दिया गया, यानी प्रतिबंध कर दिया गया है। तो भगवानपुर की बात किए तो हरियाणा में, भावनगर गुजरात में। इसके बाद भी है एक आपका आलमगीरपुर है और एक हुलास है जो कि उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हुलास जो कि उत्तर प्रदेश में, और इस बार बीपीएससी 9th-10th का जो लोग बैठेंगे या बैठते होंगे, इस बार एसएसटी में पूछा भी था, एसएसटी सब्जेक्ट में इस बार 9th-10th में पूछा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हुलास नामक स्थान किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। देखिएगा पहला या दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री से आप खोलिएगा। हाँ, तो ये पूछ सकता है हुलास, जो भी बताया जा रहा है वो पूछने की संभावनाएं है। आलमगीरपुर तो फेमस जगह है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं दिशा में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सही है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हाँ, मेरठ जिला में स्थित है, मेरठ जिला में ये स्थित है। किसके द्वारा आलमगीरपुर की खोज किया गया? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके बाद भी एक पंजाब का रोपर स्थल है, ये भी स्थल यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया। और पंजाब का जो आप देख रहे हैं रोपर, वो किस नदी के किनारे स्थित? सतलज नदी के किनारे स्थित है। सही है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, पंजाब का रोपर और आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा ही है। इसके बाद भी आपको बताना है, अगर हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा रहा? सुतकांगडेर। ये कहाँ स्थित है? सही है, बलूचिस्तान में है। सही है, बलूचिस्तान। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा रहा? दहमाबाद। और दहमाबाद किस नदी के किनारे? सही है, परवरा गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित है। इसके हाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद उत्तरी भाग की अगर हम बात करेंगे तो मांदा। मांदा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका चौहद्दी है टोटल, यानी पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसके बाद बताइएगा मेलुहा नाम जो है किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। और सबसे पुराना सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यताएं ही है। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं कितना पुराना माना जाता है? 6000 BC। 6000 BC पुराना मेसोपोटामिया की सभ्यताएं मानी जाती है। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे स्थित है? दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कितने सभ्यताएं और थी? 3 थी। कौन कौन सा? सही है, एक तो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है, एक मिस्र की सभ्यता है, और एक चीन की सभ्यता है। जो कि मिस्र की सभ्यता की बात करें किस नदी के? नील नदी। और इसके बाद भी अगर चीन की बात करेंगे तो चीन की सभ्यता हांगवो नदी के किनारे। सही है। इसके बाद बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपर स्थल है वो कहाँ स्थित? अभी जस्ट बताए थे, पंजाब में। और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया था। आलमगीरपुर को खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। और इसके बाद भी 2 याद रखिएगा, एक तो आपका रंगपुर है और एक लोथल है। रंगपुर और लोथल, रंगपुर बताना सबसे पहले किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। और इन दोनों के खोजकर्ता एक ही है, रंगनाथन राव। रंगनाथन राव, दोनों के दोनों जो है लोथल में ही स्थल जगह है, रंगपुर और लोथल। और दोनों के खोजकर्ता एक ही व्यक्ति रंगनाथन राव ही है। रंगनाथन राव ही है। इसके बाद बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये सभ्यता कितने वर्ग में विभाजित था? टोटल 6 वर्ग था। टोटल 6 वर्ग था। बताना है कौन कौन सा वर्ग था? एक तो पुरोहित वर्ग हो जाएंगे, एक योद्धा वर्ग हो जाएंगे, इसके बाद व्यापारी वर्ग हो जाएंगे, इसके बाद किसान वर्ग हो जाएंगे, कुम्हार वर्ग हो जाएंगे, मजदूर वर्ग हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ग में जो है इनमें से कौन सा शामिल नहीं थे? तो याद रखिएगा, पुरोहित वर्ग हो गया, इसके बाद भी योद्धा वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, कुम्हार वर्ग हो गया, इसके बाद मजदूर वर्ग हो गया, और एक किसान वर्ग हो गया। पुरोहित का मतलब होता था उच्च लोग, जैसे ब्राह्मण जाति वगैरह हो गया, उच्च कास्ट के लोग को जो है पुरोहित वर्ग के अंतर्गत रखते थे। इसके बाद बताना है, इसके बाद बताइएगा इसका लिपि किस प्रकार की लिपि हुआ करता था? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक हुआ करता था। सही है, इसे पढ़ा नहीं गया है। सही है। इसके बाद बताइए इसकी लिपि को जो है इसको लिखने का क्रम कैसा था? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? सही है, दाएं से बाएं था। फिर एक पंक्ति पूरा हो जाता था तो बाएं से दाएं। अच्छा ये बताइए किस प्रकार से हम समझ पाए जो ये लिपि दाएं से बाएं ही लिखी गई हो? कैसे समझे हम? मान के चलिए जब उसको पढ़ा ही नहीं गया
तो हम देख के कैसे कह दिए जी ये तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखा गया? आपके माइंड में तो ऐसा प्रश्न चल सकता है ना। तो देखिएगा, जब अभी हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखने का प्रयास करते हैं, जब बाएं से लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक जो शब्द के बीच गैप होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही धीरे धीरे दाएं जाइएगा जगह का खोल बड़ा बड़ा होते जाएगा। ये नेचर ही होता है लिखने का। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की भी अगर हम बात करेंगे लिपि का, तो जो लिखा गया है दाएं में ज़्यादा गैप था और बाएं में कम कम गैप था, इससे अनुमान लगाया गया जो उसकी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर ही लिखी गई होगी। अगर हम बात करते हैं टोटल लिपि की, तो कितना लिपि प्रतीक के रूप में कितना प्रयोग किया गया? लिपि में प्रतीक के रूप में कितना प्रयोग किया गया? 250 से 400, 250 से 400 प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रतीक के रूप में किस सिंबल को अपनाया गया? मछली के। मछली यूपी पीसीएस में आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। मछली के रूप, मछली का प्रतीक सबसे ज़्यादा बार अपनाया गया, जो कि 10 बार अपनाया गया था। इसके बाद बताना है, अगर हम बात करते हैं इसके दाह संस्कार को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी दाह संस्कार किया करते थे। हालांकि 3 कंडीशन से करते थे, लेकिन 2 का साक्ष्य भी हम देख सकते हैं, जिसमें बताना एक तो आपका था जलाने की प्रक्रिया और एक दफनाने की प्रक्रिया। और एक ऐसा कंडीशन होता था जब लोग मर जाते थे तो 10-5 दिन कुत्ता बिल्ली के लिए छोड़ दिया जाता, उसको नोच नोच के खा जाता था, उसके बाद दाह संस्कार किया करते थे। तो टोटल 3 तरह से संस्कार हुआ करते थे। इसमें बताना है आपको जलाने की बातें जो है कहाँ से हमको मिली है? सही है, मोहनजोदारो से। और दफनाने की चर्चाएं हड़प्पा से। तो याद रखिएगा, जलाने की जो बातें हैं वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है और दफनाने की चर्चाएं हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बताइएगा, इन लोग का मनोरंजक का साधक क्या क्या हुआ करता था? सही है, शिकार खेलना, इसके शिकार करना, इसके बाद शतरंज खेलना, जुआ खेलना, हाँ, ये सब इन लोग का खेलने मनोरंजक का जो है साधक हुआ करता था। सही है, जुआ हालांकि अभी भी उसी का देखा देखा वो लोग खेलते हैं। हाँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो बुरझोम में जो मिला था, कुत्ता के साथ साथ मानव को दफनाया गया बुरझोम में। देखिए, कुत्ता के साथ दफनाने का मतलब ये चीज था, जो कुत्ता के साथ साथ वो एक जगह से साक्ष्य मिला, कुत्ता के साथ साथ जो है वहां से दफना दिया गया। तो ये जरूरी नहीं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा हो सकता, लेकिन ये कहीं पे 7 आदमी का जो है एक साथ दफनाया गया है, कहीं पर 100 आदमी को दफनाया गया है। मेन चीज है, देखिए आपको जो पढ़ना है 7 आदमी 10 आदमी, ये चीज तो इतना पढ़ेंगे तो डिटेल में मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाएगा। लेकिन दाह संस्कार जब पढ़ रहे हैं तो मुख्यतः कितने तौर से दाह संस्कार, तो 3 तरह से होगा। अब देखिए, हो सकता है उसी में, जैसे कि हम देख लिए 4-5 दिन कुत्ता बिल्ली के लिए छोड़ दिया जाता था, तो हो सकता था उसी सब को उठा करके कुत्ता बिल्ली के साथ अपना दफना दिया जाता होगा। ये अलग प्रक्रिया हो सकती है क्या? हाँ, तो हो सकता है ये चीज़, लेकिन जितना ही अब बात मतलब जितना पढ़ेंगे उतना अंदर जाते जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इतना ही चीज़ पढ़ना। इसके बाद बताना आपको, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक जुड़वा राजधानी किसने बताया? पिगट के अनुसार बताया गया। और इन दोनों के मध्य कितना डिस्टेंस है? 16 डिग्री, 483 किलोमीटर। और मायने में आया कुछ 483 से बिहार का पूरब से पश्चिम का है कि उत्तर दक्षिण है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम है। तो याद रखिएगा पूरब पश्चिम है, एक बार देख लेंगे। हाँ, हो सकता है, आप देख लीजिएगा पूरब पश्चिम का विस्तार जो है कितना है? 483। कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन बता सकते हैं जो ये ठीक है। तो 483 किलोमीटर जो है बिहार के पूरब से पश्चिम तक का जो है लेंथ भी दिया गया है। और ये भी याद रख सकते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच की डिस्टेंस 483। अगर हम बिहार के टोटल एरिया की बात करें तो कितना है? 94,163 किलोमीटर। सही है, 94,163 किलोमीटर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं व्यापार को लेकर के, कितने प्रकार से व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? कितने प्रकार के व्यापार किया करते? 2 प्रकार से, एक आयात करते थे और एक निर्यात करते थे। हाँ, यानी एक बेचते भी थे और एक खरीदते भी थे। सही है, जिसमें बताना है आपको एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार बोल सकते हैं आप। इसके बाद बताना है, जो इराक से जो ईरान से जो अफगानिस्तान से जो व्यापार करते थे वो आंतरिक व्यापार हुआ करता था या बाह्य व्यापार? बाह्य व्यापार हुआ करता था। सही है। अगर हम बात करते हैं, नील हो गया, शीशा हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, बर्तन हो गया, ये सब निर्यात करते थे या आयात करते थे? सही है, निर्यात करते थे। आयात की बात करेंगे तो टीन हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, लाजवर्त हो गया, ये सब, और सोना हो गया, ये सब क्या करते थे? आयात करते, यानी खरीदने का काम कर रहे थे ये सब।
और अगर हम बात करते हैं निर्यात की बात करेंगे तो नील हो गया, शीशा हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, बर्तन। देखिए शीशा की चर्चाएं दोनों जगह होगा, तो शीशा जो है निर्यात भी करता था और आयात भी करता था। अगर हम बात करते हैं शीशा जो है कहाँ कहाँ से आयात किया करते थे? ईरान से, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया करते थे, सही है। इसके बाद हाँ, इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे शीशा ईरान से मुक्त किया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चांदी को लेकर के, तो चांदी बताना है कहाँ कहाँ से आयात करते थे, सही है। चांदी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान। इसके बाद एक टीन था, टीन कहाँ कहाँ से करते थे? टीन की बात करेंगे तो ये भी अफगानिस्तान और ईरान। तो टीन के साथ साथ आप याद रख सकते हैं चांदी, यानी चांदी और टीन कहाँ कहाँ से? ईरान से और अफगानिस्तान से किया करते थे, सही है। इसके बाद बताइएगा स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ खोजा गया? सही है, गुजरात में खोजा गया, सही है, गुजरात हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था कौन कौन था? सही है, लोथल और सुतकोदा, सही है, लोथल और सुतकोदा जो था वो प्रमुख था। इसके बाद बताइएगा जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? सही है, कालीबंगा से मिला। कालीबंगा जो है कहाँ में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में। इसकी खोजकर्ता कौन थे? सही है, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीपी थापर, याद लगते हैं। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीपी थापर के द्वारा जो है इसके खोजकर्ता थे, इसके द्वारा खोज किया गया था। इसके बाद बताइएगा चुनहुद्रों के जो है खोजकर्ता कौन हुए? मैके और मजुमदार किस नदी के किनारे स्थित है? सही है, सिंध नदी के किनारे ही स्थित है, सही है। इसके बाद धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है, सही है। और लूनी नदी कहाँ समा जाती है? कच्छ के रण में समा जाती है। लूनी नदी के किनारे स्थित है जो कि धौलावीरा है। बताना धौलावीरा की खोजकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता, वही खोजकर्ता उत्खननकर्ता बोल रहे हैं बार बार। बताना धौलावीरा। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे, दोनों व्यक्ति हो जाएंगे। इसके बाद बताना है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को जो है कौन से देवी मानकर पूजा किया करते थे? सही है, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी को मानकर पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है कौन सा जो है सांड जो है पूजनीय था? एक कुंवर वाला सांड जो था वो पूजनीय था, सही है। इसके बाद बताना है आपको सैंधववासी जो है कौन से वस्त्र का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्र। और सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था हमें? मोहनजोदारो से मिला था, सही है, मोहनजोदारो से मिला था, सही है। इसके बाद बताइएगा ये जो है पूजा जो किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा किया करते थे, बताना है पीपल के पेड़ का भी क्या करते थे, यानी पेड़ को भी पूजा किया करते थे, सही है। मातृ देवी का भी पूजा किया करते थे। एक कुंवर वाला सांड को भी पूजा किया करते थे। और योनि एवं लिंग को भी पूजा किया करते थे ये लोग, हाँ, पशुपति। इसके बाद बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिला है या नहीं मिला? सही है, नहीं मिला है, सही है। प्रत्येक नगर कितने भाग में बांटा हुआ करता था? 2 भागों में, एक उच्च पश्चिम और एक निम्न पूर्व, 2 प्रकार के भागों में बांटा गया था। इसके बाद बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के रोड जो हुआ करता था कैसा हुआ करता था? सही है, चौड़ी एवं सीधी और संपूर्ण पर काटती थी, संपूर्ण पर यानी 90 डिग्री पे काटती थी, हाँ। और ग्रीक पद्धति अपनाया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सही है। इसके बाद बताना तो हम लोग से कहीं ना कहीं वो सब डेवलप सभ्यता था। अभी का रोड देखते हैं नहीं, थोड़ा 1 मिनट नहीं देखेगा तो घुस जाएगा सीधा किसी के घर में, हाँ, तो वो अच्छा था। इसके बाद बताइएगा जल निकासी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंदर करते थे या बाहर करते थे? अंदर में ही करते थे, सही है, अंदर में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो ईंट जो मिला हमें, ईंट का आकार क्या था? किस प्रकार का उसका अनुपात था? 4:2:1, 4:2:1 के अनुपात में था। यानी अगर हम बात करें लंबाई तो 4, इसके बाद चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से भी परिचित थे, यानी इतना जो अगर 4:2:1 के अनुपात में अगर बटा हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है उसे नापने उपने का भी आइडिया था उनके पास। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे, हाँ, यानी तांबा से भी परिचित थे। तो बताना सबसे पहले कांसा किसका मिश्रण था? Cu प्लस Sn, जिसमें बताना Cu कितना प्रतिशत, कॉपर कितना प्रतिशत? 85%, हाँ,
और एसएन की बात करें, टीन की बात करें तो 15%। सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सील पर आकृति बनी हुई थी, किसका किसका बना हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के सील पर जो है एक सिंग वाला गेंडा भी था, हाथी भी था, चीता भी था, बैल भी था और बकरी भी था। याद रखना है, बकरी भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे या नहीं थे? क्या बात है। एक कुंवर वाला सांड कहाँ से आएगा अगर गाय से अगर नहीं परिचित होता? क्या चीज? गाय अभी तक पढ़े कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गाय है, गाय अगर नहीं है तो फिर एक कुंवर वाला सांड कहाँ से आएगा? आप भी तो, हम भी तो सोच सकते हैं ना, सांड कहाँ से आएगा? गाय से ही आया होगा। माइंड थोड़ा डेवलप करना है, गलत नहीं, हम एकदम 100% सही बताएंगे। गाय था, इस बात को याद करना है, गाय उसमें था। हाँ, इसके बाद बताना है क्या चीज नहीं था? हाँ, उस चिन्ह में नहीं हो सकता, ये चीज हम कह सकते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान गाय था या नहीं था, हम ये कह रहे हैं। तो गाय तो था ही, तब तो एक कौन वाला सांड देख रहे हैं। हाँ, इसलिए वो गलत एक बार लिया हुआ है। घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं ना एक बार, वो चिन्ह में नहीं है गाय, बाकी का ओवरऑल तो रहे। आप एक कौन वाला सांड है तो गाय काहे नहीं रहेगा? तो ये तो मजाक करने वाला बात हो गया ना। हाँ, वो चिन्ह में नहीं है, सील पे नहीं है, सील पे नहीं है। हाँ, सील पे नहीं है, ये चीज की चर्चा है। ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अगर हम बात करेंगे घोड़े से परिचित थे या नहीं थे? नहीं थे। देखिए, परिचित थे लेकिन उनके पास घोड़ा नहीं था। परिचित रहने का साक्ष्य मिला है हमें दो जगह से, लोथल से भी और सुरकोंडागोर से भी मिला है। तो ये सब जगह से साक्ष्य मिला, लेकिन उसमें घोड़ा नहीं था। अब ये अनुमान लगाया गया इतिहासकार के द्वारा, उस समय में व्यापार कर रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, हो सकता है आर्यों से व्यापार कर रहा होगा, क्योंकि आर्य का भी जब आप कार्यकाल देखने का प्रयास करिएगा तो 1500 से स्टार्ट होता। तो हो सकता है आर्यों से व्यापार कर रहा होगा और समुद्र किनार में बंदरगाह पे आया होगा घोड़ा, वहाँ मर गया होगा, वही हो सकता है उसकी। अब से अगर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा रहती तो और कहीं से भी साक्ष्य मिल सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोर्ट से मिला है, बंदरगाह से मिला है। इसलिए ये कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा नहीं था, तो ऑप्शन में आपको रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से कौन सा पशु को नहीं रखते थे या नहीं पालते थे? तो याद रखिए, घोड़ा को नहीं पालते थे, ऑप्शन में रहता है बार बार, इस बात को याद कर लीजिए। इसके बाद बताइएगा, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो क्या थी? गेहूं एवं जौ थी। सही है, गेहूं एवं जौ हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, सलखेरी और तांबे से जो है सील बनाया जाता था। सील का आकार कैसा हुआ करता था? हाँ, ये सब था, बेलनाकार भी था, वर्गाकार भी था, वृत्ताकार, आयताकार, इस प्रकार की सीलें बनाई जाती थी। सही है। इसके बाद बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का मुख्य कारण क्या रहा? सही है, मुख्यतः बाढ़ रहा। हालांकि कई इतिहासकार इस पे बहुत सारे बात को करते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो क्या है? बाढ़ है। उसी बात को याद रखिएगा, बाढ़ ही है। इसके बाद याद बताइएगा, चुनहुदरों की अगर हम बात करते हैं, चुनहुदरों के जो है खोजकर्ता कौन थे? सही है, मैके भी थे और मजुमदार भी थे, दोनों लोग थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, सेवन अग्नि वेदिका का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। हम बताए थे अग्निकुंड का भी साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से जो है इसका साक्ष्य मिला है। इसके बाद अभी जस्ट बताए थे जुता हुआ खेत कहाँ? कालीबंगा। सही है। लकड़ी का हल कहाँ से साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। सही है। लकड़ी के हल, तो हल खेत जुताई याद रख सकते हैं, हल से ही खेत जुताई करेंगे, तो ये कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। सही है। कच्ची ईंट की बात करेंगे तो कालीबंगा से। ऊँट का साक्ष्य में कहाँ से मिला है? ऊँट का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? कालीबंगा से ही मिला है। याद रखिएगा, ऊँट का भी साक्ष्य में कालीबंगा से ही मिला है। इसके बाद बताइएगा, माप तौल का उपकरण की साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? लोथल से। सही है, लोथल से मिला है। सही है, लोथल हो जाएंगे। इसके बाद मन के बनाने की कारखाना भी जस्ट बताए थे, चनहुद्रो और लोथल दोनों हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, महाविद्यालय का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। महाविद्यालय का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? मोहनजोदारो से मिला। याद रखिएगा, उस समय में भी महाविद्यालय हुआ करता था और लोग पढ़ते थे, तो महाविद्यालय का साक्ष्य की बात करेंगे तो मोहनजोदारो से। ये बात थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर ये सभ्यता विलुप्त नहीं होती तो हम लोग आज कहाँ होते? बहुत डेवलप कंडीशन पे होते, क्योंकि क्या चीज?
वही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ये विलुप्त कगार तो मान के चलिए उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता में 1200 BC में हो गया ना, या आप कार्बन डेटिंग के द्वारा अगर देख सकते हैं 1750 में दिया गया है। फिर जो बीच में आगमन हुआ है आर्यों का, जो 1500 से स्टार्ट हुआ है, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का पीरियड की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक पीरियड है, उसका काल की बात 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। और उसी वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में बांटे, 2 भाग में, कौन कौन सा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गया, तो जो नया सभ्यता रहा वो आर्य सभ्यता रहा, और उसी दिन से सारे चीज चलते रहा। तो हम कह सकते हैं जो हम आर्य का वंशज हैं, ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आर्यों का ही वंशज है। लेकिन बीच में सभ्यताएं ही विलुप्त हो गई, सारी चीज़ ही विलुप्त हो गया। अगर वो रहता, क्योंकि जब यही आर्य जब डेवलप स्टार्ट किया होगा तो बहुत समय लगा इसमें, क्योंकि ऋग्वैदिक कंडीशन आप देखेंगे तो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा डेवलप हुआ। लोहे की खोज हुई, मगध का उत्थान हुआ, कई सारा चीज़ हुआ, तो उसमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बताइएगा, अभी जैसे खोजा जा रहा है तो अभी विलुप्त वाले मिला है मतलब 10 और 20 सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम उत्तर प्रदेश में एक रथ का साक्ष्य मिला, रथ का साक्ष्य मिला, रथ का साक्ष्य, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहे से लोग परिचित थे। लेकिन इस बात का अभी क्लियर नहीं किया गया है, हो सकता है आने वाले बुक में आपको नया छप जाए। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है एक जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, और वो कोई स्थल का नाम है, ध्यान से उतर रहा है। तो वहाँ से धनुष का साक्ष्य मिला है। तो इतिहासकार इस पर भी टिप्पणी करते हैं, जब धनुष का साक्ष्य मिला है तो लोग लोहा से भी परिचित होगा, क्योंकि धनुष लोहा का बना हुआ था। लेकिन इस बात में अभी ये पूरा क्लियर नहीं किया, अगर कर देगा तो नया एडिशन का बुक आएगा, उसमें आपको छाप दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित कब हुआ, आर्य जब वैदिक सभ्यता में लोहे का जो है प्रचलन हुआ और लोहे की खोज हुआ। हालांकि ऋग वैदिक सभ्यता में ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज भारी मात्रा में स्टार्ट हो गया था। इसके बाद बताना है आपको, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के में जो है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था या नहीं था, सही है, था, सही है। इसके बाद बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे या नहीं थे, सही है, नहीं हो जाएंगे, सही, यानी लोहा से नहीं परिचित थे तो तलवार से भी परिचित नहीं थे, सही है। इसके बाद बताइएगा, आग की पकी हुई मिट्टी को जो है क्या कहा गया, सही है, टेराकोटा हो जाएंगे, सही है, टेराकोटा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, चलिए ये आपका रहा हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद क्या है, पॉलिटी है ना, अच्छा ज्योग्राफी है, पहले पॉलिटी ही पूछ लेते हैं। संविधान सभा है ना, चलिए बताना है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब किया गया, सही बोल रहे हैं, जुलाई 1946 में किया गया, सही है। संविधान सभा किस मिशन की सिफारिश पे संविधान सभा का निर्माण किया, सही है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे, सही है, पैथिक लॉरेंस, यानी एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। जिसमें बताना है एबी अलेक्जेंडर कौन से मंत्री थे, नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री की बात करेंगे तो एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस किस पद पे थे, भारत सचिव के पद पे थे, भारत राज्य सचिव के पद पे जो है पैथिक लॉरेंस थे। इसके बाद बताना है वाणिज्य मंत्री कौन थे, सही है, स्टेफर्ड क्रिप्स, याद रखना है, वाणिज्य मंत्री कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव के पद पे थे, और भारत का राज्य सचिव उस समय में ऊंचा पद हुआ करता था, इसलिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, पैथिक लॉरेंस। कहीं कहीं पे आपको मिस हो गया है बुक में, स्टेफर्ड क्रिप्स भी मिलेगा, उस बात को निगलेक्ट करिएगा हमेशा। लक्ष्मीकांत में जो आप पढ़िएगा तो आपको दिया गया है पैथिक लॉरेंस ही जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे। हालांकि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान निर्माण करना, हाँ, संविधान निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन से पहले संविधान निर्माण के लिए कौन सा संस्था आया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था, 1942 में। हालांकि क्रिप्स मिशन का निंदा किया गया था, उसका लोग वैल्यू नहीं दिया, उसके बारे में निंदा किया गया, क्योंकि भारत को खंड खंड में बांटने का उसका उद्देश्य था, इसलिए उसकी निंदा किया गया। इसके बाद बताना है
पहली, अगर हम थोड़ा सा बेस से चलते हैं, पहली बार स्वराज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सही है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 1895 में स्वराज की अगर हम बात करते हैं किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज एक्ट वही कर रहे हैं। पहली बार 1895 में स्वराज की बात करेंगे तो, एक्ट की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। क्या? तो वो 95 में कहे 96 में लाया गया था, बाल गंगाधर तिलक ही लाए थे। हाँ, वो चीज़ था। पहली बार स्वराज शब्द अगर पूछे तो आपका कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सही है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात सबसे पहले किस सभा ने किया? किस पार्टी ने किया? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। लेकिन ये बातें 1924 भी कहा गया था। हाँ, ये बातें जो है संविधान निर्माण के, संविधान सभा के लिए ये बातें कहा गया स्वराज पार्टी के द्वारा, वो 1924 में। लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। किसके किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो याद रख सकते हैं, मौ से महासचिव, मौ से मोतीलाल नेहरू। महासचिव मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही थे। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन होने के बाद इसमें कुल कितना सदस्य की बात की गई? 389 सदस्य। सही है। सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग की बातें किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। सही है। जो चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके ही चुनाव होगा। ये बातें किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। कब बोले थे ये बात? सही बोल रहे हैं, 1938 में। और इसको स्वीकार कब कर लिया गया? 1940 में। कांग्रेस का जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसी में इस बात को स्वीकार भी कर लिया गया था। कांग्रेस का अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। इसके बाद बताना है, टोटल सदस्य की बात की तो 389 सदस्य था। जो पहले संविधान सभा में सीट आया था वो पूरे भारत का संविधान एक के लिए आया था, एक बनाने के लिए आया था। जैसे कि अभी पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो इसमें बताना, टोटल 389 सदस्य में ब्रिटिश प्रांत का सीट कितना था? 292। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत। 4 चीफ कमिश्नर था। हाँ, 4 चीफ कमिश्नर था। 292 ब्रिटिश प्रांत हो जाएंगे। इसके बाद 93 देसी रियासत। तो टोटल जोड़िएगा तो आपका 389 आएगा। तो ब्रिटिश प्रांत की बात करेंगे तो 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर हो जाएंगे। इसके बाद देसी रियासत हो जाएंगे। तो कितना देसी रियासत? 93 देसी रियासत। चुनाव भी हुआ। चुनाव होने के बाद सबसे बड़ा पार्टी कौन बना? कांग्रेस बना था। कितना सीट लाया? 208 सीट लाया। कांग्रेस जो है 208 सीट लाया। मुस्लिम लीग कितना सीट लाया? 73 सीट लाया। सही है, मुस्लिम लीग 73 से। स्वतंत्र पार्टी कितना लाया? स्वतंत्र कितना लाया? 15 सीट लाया। सही है। इस प्रकार से सीट आया। कितना कितना सीट आया? तो कांग्रेस की बात की तो 208, मुस्लिम लीग की बात किए 73, स्वतंत्र की बात किए तो 15। 73 को जो सीट लाया ना मुस्लिम लीग, वो घबरा गया। जो अब मेरा क्या चलेगा उसमें? स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा पार्टी जो है आपके पास कांग्रेस का दिख रहा है, तो अब मेरा तो कुछ चलने वालने वाला नहीं। उसी जगह कैबिनेट मिशन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया मुस्लिम लीग, और वो अपना संविधान मांगना स्टार्ट कर दिया, जो हम लोग के लिए एक अलग संविधान हो। तो उस पर बाद में स्वीकृति भी मिली और संविधान निर्माण के लिए उसके हर चीज़ मिला। तो आप जो पाकिस्तान देख रहे हैं उसी समय उसको मिल गया और भारत पाकिस्तान 2 खंड में बट गया था। ठीक है। इसके बाद बताना है, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा में, तो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इससे पहले भी हम क्वेश्चन ये सब देख चुके हैं, उसमें देखे थे, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद बताना है, जो ये बात की गई थी 389 सदस्य में उम्मीदवार जो खड़ा हुए थे, कितना लोग पे एक सीट निर्धारण किया गया था? 10 लाख लोग पे जो है एक सीट निर्धारण किया गया था। क्या टोटल सीट पे चुनाव हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। किस पे चुनाव हुआ था? 296 पे चुनाव हुआ था। देख सकते हैं, जो चीफ कमिश्नर है और ब्रिटिश प्रांत का सीट है उस पे चुनाव हुआ, और जो देसी रियासत 93 वो सीट है उसे मनोनयन किया गया। तो आप ये कह सकते हैं, जब पहली बार अगर हम बात करेंगे संविधान सभा जो गठन हुआ उसमें जब उम्मीदवार की तो मनोनयन भी किया गया और निर्वाचन भी किया गया। तो पूरा तरीका से न तो निर्वाचन हुआ और न ही मनोनयन हुआ। इसके बाद बताइएगा,
फिर बताना है आपको जो 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें जाति का भी ख्याल रखा गया, यानी हर जाति के लिए अलग अलग सीट की भी व्यवस्था किया गया। उसमें बताना है आपको हिंदू के लिए कितना सीट दिया गया, 163 सीट दिया गया हिंदू के लिए, 163। मुस्लिम के लिए कितना सीट दिया गया, 80 सीट दिया गया मुस्लिम के लिए। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट दिया गया, यानी अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट दिया गया। इसके बाद भी एसटी के लिए और ईसाई के लिए 6 सीट, याद रखिएगा, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और इसके बाद भी ईसाई के लिए कितना सीट, 6 सीट दिया गया। इसके बाद भी पारसी और एंग्लो इंडियन के लिए कितना सीट, 3 सीट दिया गया। एंग्लो और पारसी के लिए 3 सीट दिया गया। सिख के लिए टोटल 4 सीट दिया गया। एक बार और इक्वल करिएगा, हिंदू के लिए कितना सीट, 163 सीट दिया गया। मुस्लिम के लिए कितना सीट, 80 सीट दिया गया। एससी के लिए कितना सीट दिया गया, 31 को दिया गया। इसके बाद ईसाई और एसटी के लिए कितना सीट दिया गया, 6 को सीट दिया गया। पारसी और एंग्लो के लिए कितना सीट दिया गया, 3 सीट दिया गया। इसके बाद सिख के लिए कितना सीट दिया गया, 4 सीट दिया गया। इस प्रकार से सीट का बंटवारा किया गया था। यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इस बात का भी ख्याल रखा कि भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार का ख्याल रखा गया था। इसके बाद बताइएगा, संविधान निर्माण हेतु टोटल 8 बड़े समिति का गठन किया गया, जिसमें बताना है कौन से समिति के उन्होंने अध्यक्षता किए। और टोटल छोटे समिति की बात करें 13, टोटल कितना, 13 छोटे समिति का, जिसमें बताना है बड़े समिति में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए संचालन समिति के। इसी जगह ये पूछ देगा कार्य संचालन के के.एम. मुंशी, वो छोटा समिति था। कार्य संचालन समिति छोटा समिति था और उसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो के.एम. मुंशी को बनाया गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सही है, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, कुछ बात है, इसके बाद बताना है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सही है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था, सही है। तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, सही है, टोटल 15 महिला थी। इसको भी याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए, अभी तक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, इनमें से कौन सा संविधान सभा में महिला नहीं थी, तो आपको जो है कम से कम उसको याद रखना तो पड़ेगा। क्या चीज़, 15 का 15, ये नहीं जरूरी है जो आपको किस जगह से कौन सा महिला थी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है जो आपको महिला कौन सी थी उसको याद रखना है। लेकिन बिहार का अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिहार का सबसे पहले होना जरूरी है, जो बिहार से कौन खड़ा थी, सरोजिनी नायडू, सही है। बिहार से कौन खड़ा हुई थी, सरोजिनी नायडू। तो एक एक करके हम बोल देते हैं, देखिएगा। अंबु स्वामीनाथन की बात करेंगे तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ रहा, मद्रास में। नाम से ही लग रहा है साउथ की होगी ना, नाम से ही लग रहा है साउथ की होगी। और इस बात को याद रखिए, जो केरल से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनी मैस्करीन, एनी मैस्करीन, ये हो जाएंगे कहाँ, त्रावणकोर कोचीन के हो जाएंगे। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, एनी मैस्करीन ये त्रावणकोर कोचीन। इसके बाद बताए बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी। और इस बात को भी ख्याल रखना है, इन 15 महिला में एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था, बेगम एजाज रसूल। और बेगम एजाज रसूल का जो निर्वाचन क्षेत्र रहा वो संयुक्त प्रांत रहा। संयुक्त प्रांत का मीन्स ये हुआ जो उत्तर प्रदेश, यानी हाँ यूपी आप बोल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो है संयुक्त प्रांत क्षेत्र हम कहते थे उस समय में। इसके बाद बताना है आपको, बेल्लादून जो थी वो कहाँ से थी, दक्षिणी बेल्लादून जो थी वो मद्रास की थी। जी दुर्गाबाई की बात करेंगे ये भी मद्रास से थी। हंसा मेहता की बात करेंगे तो बम्बई से थी, हंसा मेहता बम्बई से थी। कमला रे और रेणुका रे ये दोनों के दोनों बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के, तो दोनों में रे लगा हुआ, रेणुका रे और एक और कमला रे, तो दोनों में रे लगा हुआ और ये कहाँ के, बंगाल के, तो याद रखिएगा रे वाला बंगाल में है। इसके बाद सरोजिनी नायडू कहाँ से, बिहार से, इसको तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से थी, मध्य प्रांत से हो जाएंगे। इसके बाद बताना है सुचेता कृपलानी ये भी संयुक्त प्रांत हो जाएंगे। और विजयालक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो ये भी संयुक्त प्रांत हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, बताना उन दोनों का नाम क्या रहा।
एक तो आपका HC मुखर्जी, एक का नाम क्या था, BT कृष्णाचार्य। तो दो क्या थे, दो उपाध्यक्ष बने, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष बने, एक का नाम HC मुखर्जी और एक का नाम BT कृष्णाचार्य रहे। तो दो उपाध्यक्ष हो गए। इसके बाद आपको बताना है जो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। सही है, टोटल 7 मेंबर थे। और ये पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो टोटल 7 वाला याद रखिएगा, टोटल 7 वाला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से हो गए, एक तो भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष ही किए थे। इसके बाद एक हो जाएंगे N गोपाल स्वामी अयंगर। देखिएगा अयंगर वाला 2 गो नाम आएगा, तो याद आप रख सकते हैं। एक अयंगर कौन में है, तो N गोपाल स्वामी अयंगर है, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर है। तो अयंगर वाला 2 गो है, याद रखिएगा। इसके बाद है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, यानी KM मुंशी का ही पूरा नाम है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, KM मुंशी का पूरा नाम है, तो ये भी थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, ये भी थे। इसके बाद N माधव राव भी रहे हैं, और BNL मित्र जो है इसके स्थान पे आए थे, जब वो मर गए थे उसके स्थान पे आए थे। इसके बाद बताइएगा DP खेतान रहे हैं, और TT कृष्णाचार्य के जो है रूप में जो है वो रहे थे। इसके बाद बताना है आपको प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करके जो है कितने दिन जो है इस पे बैठक हुई थी, प्रारूप समिति पर कितना दिन बैठक हुई, 141 दिन। वो बहस हुआ था कितना दिन, 114 दिन। बहस 114 दिन, बैठक हम पूछ रहे हैं तो 141 दिन बैठक हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा स्वतंत्रता के बाद अगर भारत और पाकिस्तान जब बट गया तो फिर से पुनर्गठन किया गया, यानी उम्मीदवार को लेकर के जब कितना सीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर से पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन के बाद टोटल सीट की संख्या कितना रहा, 299, जिसमें बताना है ब्रिटिश प्रांत में कितना सीट दिया गया। हाँ सही है, 229। देसी रियासत से कितना दिया गया, 70। यानी ये कब की घटना है, तो आज़ादी के बाद, क्योंकि जो पहला जो संविधान सभा आया था 389 वाला सदस्य, वो तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए आया था ना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद उसको फिर पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन के बाद टोटल सीट की संख्या 299 दिया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत की बात करेंगे तो 229 ब्रिटिश प्रांत। इसके बाद अगर हम बात करें देसी रियासत तो 70 देसी रियासत। इसमें बताना है सबसे अधिक जो मात्रा में सीट आया था वो कहाँ से आया था, संयुक्त प्रांत से आया था। कितना सीट आया था, 55 सीट आया था। सही बोल रहे हैं। ये जो 299 टोटल सदस्य था, उसमें अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जीतने की, तो उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत से आया था, और टोटल 55 सीट लाया गया था। वही अगर हम बिहार से बात करेंगे तो बिहार से कितना सीट आया था, 36 गो सीट। इसको याद रखिएगा, बिहार से कितना, 36 गो। इसके बाद संयुक्त प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो 55 गो। अगर देसी रियासत में सबसे अधिक सीट की बात करेंगे तो कहाँ से आया था, मैसूर से आया था, जो अभी कर्नाटक देख रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, 7 सीट लाया था। जो अभी वर्तमान में कर्नाटक को आप देख रहे हैं वो मैसूर देसी रियासत हुआ करता था। तो टोटल 7 सीट लाया था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर से 6 गो सीट, तो मैसूर से कितना, 7 गो, त्रावणकोर से 6 गो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे संयुक्त प्रांत से 55 गो, बिहार से 36 गो सीट लाया था। सही है। इसके बाद बताएगा कल के या परसों के जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भी, एक चीज़ हमसे गलत बोला गया था। हो सकता है 100 बात बोलते हैं, एक आध शब्द गलत भी बोला सकता है, जरूरी नहीं है जो 100% एक्यूरेसी होगा, 1-2 शब्द गलत होगा। तो एक शब्द हमको गलत बोला गया था, जो संविधान निर्माण के लिए 3 वाचन हुआ था, 3 वाचन हुआ था, वो हमको डेट थोड़ा गलत बोला गया था, इस भी गलत बोला गया था, बाकी का सब ठीक था। तो 3 वाचन जो हुआ था, प्रथम वाचन की बात करते हैं कब से कब तक हुआ था, 1948। सही है, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, और हमको जो बोला गया था 1947 बोला गया था। हाँ तो याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ संविधान निर्माण को लेकर के। और दूसरा वाचन की बात करते हैं तो कब से कब तक, सही है, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। 49 याद रखें, 48 में 49,
तो 49 तक हुआ। और तीसरा वाचन की बात करेंगे तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो टोटल संविधान निर्माण के लिए 3 वाचन, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन की अगर हम बात करेंगे तो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन। तीसरा वाचन की बात करेंगे तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहा। ये वाचन रहा तीनों। तो सॉरी उसके लिए, एक बार गलत बोला गया था। इसके बाद बताना है आपको संविधान, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में आपको बताना है, क्योंकि ये जो संविधान सभा का गठन किया गया था, भारत आज़ादी के बाद भी ये कहा गया जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक संविधान सभा ही भारत को कमांड करेगी। तो संविधान सभा ने भी उस समय में कई सारे मंत्रिमंडल का गठन किए और उस रूप से जो है भारत को चलाने का प्रयास किए। तो पहला हम चुनाव की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। उससे पहले संविधान सभा के द्वारा मंत्रिमंडल बना करके संविधान देश को चलाया जाता था, जिसमें बताना है स्वतंत्र भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है। और इसके बाद बताना है पहली बार जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब लिया गया, कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, सही है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई, याद रखिएगा, 22 जुलाई, डेट याद, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने संविधान में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, सही है। राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार जो है कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जनगण मन यानी राष्ट्रगान को जो है, अगर हम बात करें कांग्रेस में पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रगान को गाने में टोटल कितना समय का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। संक्षिप्त में अगर हम गाए तो कितना सेकंड का? 20 सेकंड का समय लगता है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रगीत को गाने में टोटल कितना समय? 65 सेकंड का जो है समय लगता है, सही है। इसके बाद बताइएगा संविधान निर्माण को लेकर के जो है कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, सही है। और क्या चीज इस पे कुल जो है कुछ बोल रहा है, इस पे कुल कितना दिन बहस चला था? 114 दिन चला था, सही है। बताना स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री किन्हें बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, सही है। वित्त मंत्री किन्हें बनाया गया था? सन्मुखम शेट्टी को। आप 1946 वाला बोल रहे हैं, लियाकत अली 1946 में थे, आज़ादी से पहले। और आज़ादी के बाद सन्मुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय मिला था। इसके बाद बताइएगा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय किन्हें मिला था स्वतंत्र भारत में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला था, सही है। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री किन्हें मिला था? गाडगिल को, सही है, गाडगिल को मिला था। इसके बाद श्रम मंत्री किन्हें मिला था स्वतंत्र भारत में? जगजीवन राम को पहले भी श्रम मंत्रालय था और आज़ादी के बाद भी जो है श्रम मंत्रालय ही इन्हें मिला था, सही है। इसके बाद गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किन्हें मिला था? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, सही है। वैज्ञानिक शोध मंत्रालय किन्हें मिला था? स्वाभाविक सी बात है, अभी भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री ही रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही मिला था, इस बात की याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की है? सही है, 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा जो है प्रतीक के रूप में मोहर को अपनाया गया। किस मोहर को? हाथी के प्रतीक को अपनाया, मोहर के रूप में जो हाथी के प्रतीक को अपनाया था, सही है। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? HBR अयंगर को नियुक्त किया गया। इसके बाद बताना है आपको संविधान जो बना वो अभी फिलहाल में सुरक्षित कैसे रखा हुआ? हीलियम के गैस में रखा हुआ है, हीलियम गैस में सुरक्षित। नहीं तो स्वाभाविक बात है सेलुलोज लग जाएगा और खराब हो जाएगा,
तो उसे जो है सुरक्षित हीलियम के गैस में रखा हुआ। किस गैस में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हीलियम गैस में रखा गया है। इसके बाद संविधान के पृष्ठों का सजाने का काम किस संस्था ने किया था? शांति निकेतन संस्था। सही है, विश्व भारती शांति निकेतन संस्था के द्वारा ही किया जा रहा था। उनके दो लोग थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सही है, नंदलाल बोस थे और बीहर थे जो कि इसको सजाने का काम किए थे, पृष्ठ को सजाने का काम किए थे। इसके बाद बताना है, अगर हम बात करेंगे संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। इसको हिंदी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी भाषा में जो है किसने? कोई बसंत कृष्ण वैद्य होंगे, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है हिंदी भाषा में से लिखा गया है। मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था और हिंदी में कहेंगे तो कौन? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद संविधान को लिखने का काम किसने किए थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया। एक ही व्यक्ति का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बिहार के हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है मिथिला क्षेत्र के हैं और बिहार के ये हैं। इसके बाद बताएगा क्या चीज़? हाँ, ये आपका हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी भी है ना, रहने दे छोड़ दे, ठीक है, रहने दे।